वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली अमेज़न प्राइम पे रिलीज हुई एक जबरदस्त मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ, जिसका नाम है तंकम। इसका मतलब है सोना, गोल्ड। इस मूवी का क्लाइमैक्स तो सच में गजब लगा मुझे, मतलब टोटली अनप्रेडिक्टेबल। उसी तरह इस मूवी में मलयालम, तमिल, हिंदी एक्टर्स नजर आते हैं और लैंग्वेजेस को भी सुनने को मिलती है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही मुत्तू नाम के एक सुनार को दिखाया जाता है जो अपने काम में बहुत ही माहिर होता है और उसी तरह मुत्तू अपनी बीवी के साथ सीधी सादी जिंदगी गुजारते रहता है। मुत्तू का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है कन्नन। कन्नन के पास जेवर बनाने का स्किल तो मौजूद नहीं होता, लेकिन कन्नन को 1 से 4 लैंग्वेजेस आने की वजह से वो दूसरे स्टेट्स को जाकर सोने जेवरात को डिलीवर करते रहता है। कन्नन के ओनर अंबिका के पास थोड़ा एक्स्ट्रा गोल्ड होने की वजह से कन्नन चोरों के साथ साथ पुलिस वालों से भी बचते हुए गोल्ड को डिलीवर करते रहता है। कहने के लिए तो मुत्तू और कन्नन सोने का व्यापार करते हैं, लेकिन इनके ऊपर काफी सारे कर्जे होते हैं। मतलब इन दोनों की जिंदगी बस चलती का नाम गाड़ी। खैर एक दिन कन्नन मुत्तू के घर आकर इससे यह कहने लगता है कि कल मैं और अंबिका मैडम थोड़ा सोना मुंबई डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन कोयम्बतूर में मुझे एक और गोल्ड डिलीवर करना है। अगर तुम भी मेरे साथ कोयम्बतूर आओगे, हमारी फेवरेट होटल में मैं तुमको रूम बुक करूंगा और तुम एंजॉय करते रहो, मैं गोल्ड डिलीवर करके आऊंगा। उसके बाद तुम वापस घर आ जाओ, मैं मुंबई चला जाऊंगा। सो मुत्तू भी इसके लिए हाँ कहते हुए कन्नन और मुत्तू कोयम्बतूर जाने लगते हैं। लेकिन रास्ते के दौरान मुत्तू अपने फ्रेंड विजय को भी अपने साथ ले लेता है। रात होने के बाद फाइनली ये तीनों कोयम्बतूर पहुँच जाते हैं, लेकिन कन्नन गाड़ी से ना उतरते हुए मुत्तू और विजय को एंजॉय करने के लिए कहता है। उस होटल के मैनेजर को बुलाकर इन दोनों की अच्छे से देखरेख करने के लिए कहता है। इस तरह से कन्नन अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगता है। उसके बाद मुत्तू और विजय इस होटल में आकर अच्छा सा खाना खाते हुए ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं। तभी विजय ये देखता है कि गाड़ी की चाबी तो इनके पास ही रह गई। मुत्तू फटाफट से कन्नन को कॉल करके यही बात बताने लगता है कि गाड़ी की चाबी हमारे पास ही रह गई, अब तुम गाड़ी को कहीं पर भी मत रुकाओ, अपना सोना डिलीवर करने के बाद ही गाड़ी को रुकाओ। अगर एक बार गाड़ी रुक गई तो दोबारा स्टार्ट नहीं होगी। उसके बाद मुत्तू और विजय 2 लड़कियों को अपने रूम बुलाते हैं ऐसे एंजॉय करने के लिए। तभी उसी वक्त कन्नन मुत्तू को कॉल करके ये कहने लगता है कि मेरी गाड़ी को पुलिस वालों ने रोक लिया। मेरे पास गाड़ी की चाबी ना होने की वजह से वो लोग यही समझ रहे हैं कि मैंने इस गाड़ी को चुराया। मेरी गाड़ी को रोकने से पहले मैंने अपने दोस्त को सोना देकर भेज दिया, मतलब सोना सेफ है। तुम दोनों फटाफट से गाड़ी की चाबी लेकर मुत्तूपेटा पुलिस स्टेशन को आ जाओ। ये सुनने के बाद मुत्तू और विजय टैक्सी के जरिए से उस पुलिस स्टेशन जाने लगते हैं, लेकिन इन दोनों को इस एरिया के बारे में कुछ भी ना पता होने की वजह से कोयम्बतूर में रहने वाला अपने फ्रेंड अरुल को कॉल करते हैं। मुत्तू कहने लगता है कि अरुल फटाफट से तुम यहाँ पर आकर हम दोनों को मुत्तूपेटा पुलिस स्टेशन लेकर जाओ, हमको तमिल भी नहीं आती। अरुल कहने लगता है कि फिलहाल तो मैं नहीं आ सकता, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। उसी वक्त कन्नन मुत्तू को कॉल करके कहने लगता है कि मुत्तू लगता है हम फंस गए। जब मैंने अपने दोस्त को सोना देकर भेज दिया, शायद वो चीज पुलिस वालों ने देख लिया। सुनने में आया है कि ये मुत्तूपेटे के आसपास स्मगलिंग ज्यादा होती है। स्मगलिंग को रोकने के लिए एक स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेशन करती रहती है। अनलकीली मैं उसी टीम के हाथ लग गया। ये लोग मुझे स्मगलर समझ रहे हैं, सो ये लोग मुझे इंट्रोगेशन करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात डीएसपी से हुई। डीएसपी से सब कुछ बात करके एक रेट फिक्स किया मैंने। अगर हम लोग डीएसपी को 5 लाख रुपए देंगे तो वो डीएसपी मुझे इस केस से बाहर निकालेगा। तुम्हारे पास जो 3 लाख है ना, वो 3 लाख डीएसपी को दे दो। उसके बाद 2 लाख के बजाय मेरे गले में जो चैन है ना, वो दे दूंगा। सो ये जानने के बाद मुत्तू और विजय टैक्सी में बैठते हुए विजय टैक्सी ड्राइवर से कहने लगता है कि तुम सैलम रूट से मुत्तूपेटा पुलिस स्टेशन को चलो। ड्राइवर कहने लगता है कि सर सेलम और मुत्तूपेटा दोनों अलग अलग रूट है। विजय सोचने लगता है तो फिर कन्नन ने ऐसा क्यों कहा कि वो सेलम रूट से जा रहा है, लेकिन मुत्तू ड्राइवर से कहने लगता है कि भाई तुम फटाफट से मुत्तूपेटा पुलिस स्टेशन चलो। सो रास्ते के दौरान एक इंस्पेक्टर मुत्तू को कॉल करके कहने लगता है तुम लोग थोड़ा आगे जाने के बाद एक फ्लाईओवर आएगा, उसी फ्लाईओवर के पास डीएसपी की गाड़ी मौजूद होगी, वहाँ पर आकर आप 3 लाख रुपए दे दो। सो जब ये दोनों फ्लाईओवर के पास जाते हैं तो सच में वहाँ पर डीएसपी की गाड़ी खड़ी होती है। सो कांस्टेबल मुत्तू के पास आकर 3 लाख रुपए ले लेता है। कहने लगता है कि रिलीज होने के बाद गोल्ड चेन देना पड़ेगा, यहाँ से आप दोनों डायरेक्ट पुलिस स्टेशन चले जाओ, वहाँ पर किसी को भी मत बताना कि आपने हम लोगों को पैसे दिया, मैं भी आप दोनों को देखकर अनजान ही बनूंगा। इस तरह से मुत्तू और विजय जब पुलिस स्टेशन जाते हैं, स्पेशल टास्क फोर्स इन दोनों को भी अरेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक एक से पूछताछ करने लगते हैं। कन्नन से यही पूछने लगते हैं
कि तुम्हारी गाड़ी से जो बंदा भागा वो कौन था, उसकी बैग में क्या था। इस तरह से रात भर इन तीनों से पूछताछ करते हुए उसी पुलिस स्टेशन में रखते हैं। खैर सुबह होने के बाद स्पेशल टास्क इन तीनों को डीएसपी के पास ले जाते हैं। डीएसपी स्पेशल टास्क को देखकर उन पर गुस्सा होने लगता है कि इन तीनों के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं। मैंने इन तीनों का बैकग्राउंड चेक किया, ये तीनों क्लियर है, बस अपना बिजनेस कर रहे हैं। रात भर इन तीनों को क्यों रखा, अभी के अभी रिलीज कर दो। इस तरह से डीएसपी के कहने पर इन तीनों को रिलीज कर दिया जाता है। उसके बाद एक कांस्टेबल किसी जगह पर आकर कन्नन से उसकी गोल्ड चेन ले लेता है। अब उस सोने की चेन में ही भगवान का एक लॉकेट लगा होता है, सो वो कांस्टेबल उस लॉकेट को वापस कन्नन को ही दे देता है। उसके बाद ये तीनों अपनी जर्नी कंटिन्यू करने लगते हैं। रास्ते के दौरान कन्नन किसी बंदे को कॉल करने लगता है। उसके बाद मुत्तू से कहने लगता है कि मैंने अपने दोस्त के बैग में मेरा दूसरा फोन रखकर भेजा, मैंने अभी उसी बंदे को कॉल किया, सोना सेफ है, अब मैं आसानी से उस सोने को डिलीवर कर सकता हूँ। सो इस तरह से मुत्तू और विजय वापस आ जाते हैं। कन्नन कोयम्बतूर में ही रहता है। दूसरे दिन सुबह कन्नन मुत्तू को कॉल करके कहने लगता है कि अरुण मुझे बस स्टॉप पर ड्रॉप कर रहा है, मैं बस के जरिए से मुंबई जा रहा हूँ, वापस आने के बाद हम चिल करेंगे। इस तरह से कन्नन मुंबई जाकर एक रूम में स्टे करने लगता है। थोड़ी देर के बाद कन्नन की ओनर अंबिका मुत्तू को कॉल करके कहने लगती है कि मैं मुंबई के एक सुनार दुकान में वेट कर रही हूँ। एक्चुअली कन्नन और मैं एक साथ मुंबई आने वाले थे। कन्नन को कोयम्बतूर में कुछ काम होने की वजह से वो सेपरेट गया, लेकिन अभी तक कन्नन से कोई कॉल नहीं आया। मैं इसको लगातार फोन कर रही हूँ, वो मेरा फोन पिक ही नहीं कर रहा। यह जानने के बाद मुत्तू भी कन्नन के फोन को बार बार कॉल करने लगता है, लेकिन नो रेस्पॉन्स। सो बहुत देर होने के बाद मुत्तू पुलिस स्टेशन जाकर कन्नन की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाता है। वहाँ से मुत्तू कन्नन की वाइफ कीर्ति के पास आकर उसे दिलासा दिलाने लगता है। तभी उसी वक्त पुलिस वाले मुत्तू को कॉल करके कहने लगते हैं कि हमने मुंबई पुलिस को कॉल करके कन्नन के बारे में पता करने की कोशिश की। पता चला कि मुंबई के किसी होटल में किसी बंदे की लाश पाई गई। आईडी कार्ड देखने पर यह बात पता चली कि वो लाश कन्नन की ही है। यह सुनने के बाद तो बेचारी कीर्ति तो टूट के बिखर ही जाती है। इस तरफ मुंबई में ऑफिसर जयंत क्राइम स्पॉट पर आकर ये देखता है कि रूम के सारे सामान बिखरे पड़े हैं, कन्नन के हाथ पर चाकू का घाव है और उसी तरह कन्नन की लाश फैन से लटक रही होती है। उसके बाद जयंत कन्नन के करीबी लोगों को मुंबई बुलाता है। पहले तो अंबिका से कहने लगता है कि शायद किलर ने सोने के लिए ही कन्नन को मारा होगा। देखिए, अगर इस केस को ऑफिशियली इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो बहुत टाइम लगेगा। इस दरमियान में किलर के पास जो आपका सोना है वो खाली हो जाएगा। अगर आप लोग मेरी टीम के ऊपर कुछ खर्चा करोगे तो इन्वेस्टिगेशन हम फटाफट से खत्म कर लेंगे। सो अंबिका इसके लिए ओके कह देती है। सो जयंत कहने लगता है कि शायद किलर जानता था कि कन्नन के पास सोना है। सो किलर ने कन्नन को या तो केरला से फॉलो किया होगा या तो फिर कोयम्बतूर से, इसीलिए हम लोग पहले केरला से ही हमारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। सीसीटीवी फुटेज में भी किलर का चेहरा नजर नहीं आया। सो इस तरह से कहते हुए जयंत अपनी टीम के साथ केरला जाने लगता है। पहले तो जयंत उन लोगों से पूछताछ करने लगता है जो कन्नन के करीब थे। कन्नन की वाइफ कीर्ति कहने लगती है कि मेरा और कन्नन का रिलेशनशिप बहुत अच्छा था, हम दोनों एक दूसरे से बहुत खुश थे, लेकिन हमारे ऊपर थोड़े कर्जे हैं। धीरे धीरे कन्नन उन कर्जों को क्लियर करता आ रहा था, पहले से ज्यादा अब कर्जे थोड़ा कम है। उसके बाद मुत्तू से पूछताछ करने पर मुत्तू कहने लगता है कि सर हम दोनों नाम के लिए ही गोल्ड बिजनेस करते हैं, लेकिन हम दोनों के पास इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी नहीं है। कन्नन और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, हर एक बात एक दूसरे से शेयर करते हैं। उसके बाद जयंत कन्नन की माँ से कन्नन के पीठ पर लगे हुए जख्मों के बारे में पूछने लगता है। कन्नन की माँ कहने लगती है कि कन्नन हर साल मंदिर के एक रिचुअल में पार्टिसिपेट होता है। उसी रिचुअल के दौरान कन्नन की पीठ जख्मी होती है। कन्नन बहुत ही धार्मिक था सर। उसके बाद अंबिका कहने लगती है कि मैंने कन्नन को 2 kg का गोल्ड लेकर मुंबई आने के लिए कहा। एक्चुअली उस दिन हम दोनों साथ मुंबई जाने वाले थे, लेकिन कन्नन को कोयम्बतूर में कुछ काम होने की वजह से वो सेपरेट चला गया। सो कुल मिलाकर कन्नन के पास 8 kg का गोल्ड हो सकता है। सारे लोगों की बातें सुनने के बाद जयंत यही सोचने लगता है कि कन्नन को वही बंदा मार सकता है जो ऑलरेडी जानता था कि कन्नन के पास सोना है। सारे लोगों पर शक करने लगता है। अब इसी दरमियान में विजय कोयम्बतूर में जो इंसिडेंट पेश आया जयंत को बताने लगता है। उस दिन कन्नन ने मुझसे कहा कि वो सेलम रूट से जाने वाला है। जब जयंत यही बात मुत्तू से पूछने लगता है तो मुत्तू कहने लगता है कि सर हमारा बिजनेस ही कुछ ऐसा है, जब भी हम सोना डिलीवर करने के लिए जाते हैं किसी को भी एग्जैक्ट रूट नहीं बताते, इवन वाइफ को भी नहीं बताते। इसीलिए उस दिन कन्नन ने विजय से झूठ कहा कि वो उस रूट में जाने वाला है।
उसके बाद इन सारे लोगों को होटल का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर यही पूछने लगते हैं कि इस फुटेज में किलर का चेहरा नजर नहीं आ रहा। बॉडी लैंग्वेज को देखकर क्या आप बता सकते हो कि ये कौन हो सकता है? लेकिन कोई भी उस बंदे को पहचान नहीं पाता। लेकिन होटल से बाहर जाते वक्त किलर के पास कन्नन की ही बैग थी। खैर इसके बाद जयंत की टीम, मुत्तू, विजय सारे लोग अरुल के पास जाते हैं। बातों ही बातों में कन्नन के बारे में बताने लगते हैं और इसी तरह इंक्वायरी के लिए केरला आने के लिए कहते हैं। सो अरुल कहने लगता है कि आप लोग यहीं पर रुको, मैं शर्ट पहनकर आया। ऐसा कहकर अरुल पीछे के दरवाजे से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है। लेकिन बाद में ये सारे लोग मिलकर अरुल को पकड़ लेते हैं। खैर उसी रात मुत्तू और विजय जयंत के एक ऑफिसर के रूम में आते हैं केस के बारे में कुछ पूछताछ करने के लिए। वो ऑफिसर कहने लगता है कि आप लोगों ने मुत्तुपेटा के बारे में जो डिस्कस किया था ना, तो हम लोग उस एंगल से भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कोयम्बतूर में कन्नन ने सारा सोना अपने दोस्त को देकर भेजा, जिसका मतलब कन्नन उस बंदे को अच्छी तरह से जानता था। कन्नन के लिए भरोसेमंद इंसान था। पहले तो हम उस बंदे को फाइंड आउट करना होगा कि वो बंदा कौन था। उस रात कन्नन ने अपना दूसरा फोन उस बंदे को दिया। सो कन्नन के दोस्त ने उस नंबर से दूसरे नंबर को कॉल किया। तो वो नंबर किसका है, किसको कॉल किया, कल हम इस एंगल से इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं। दूसरे दिन जयंत की टीम एक लड़की के पास जाकर यही पूछने लगते हैं कि कुछ दिनों पहले एक बंदे ने तुम्हारे नंबर को कॉल किया, कौन था वो बंदा? ये लड़की कहने लगती है कि आप जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हो वो नंबर अब मेरे पास नहीं है, मेरे बॉयफ्रेंड विकी के पास है। अब उस नंबर को किसने कॉल किया ये तो विकी ही जानता है। विकी के बारे में पता करने पर यह बात पता चलती है विकी छोटा मोटा क्रिमिनल है, जब जेल भी जाया करता था। फिलहाल विकी जेल में ही मौजूद है। उसके बाद जयंत की टीम विकी से मिलने के लिए जेल जाती है। पहले तो विकी कुछ नहीं बताता, लेकिन जब जयंत पुलिस स्टेल में पूछताछ करने पर विकी कहने लगता है उस दिन अब्बास भाई ने मुझे फोन करके कोयम्बतूर से पिकअप करने के लिए कहा। और इसी तरह जयंत की टीम अब्बास की फोटो भी ले लेते हैं। और इसी तरह कुछ सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद ये बात पता चलती है कि अब्बास चोरी चुपके कोयम्बतूर से कन्नन को फॉलो कर रहा था। सो जयंत सोचने लगता है कि शायद अब्बास ने ही कन्नन को मारा होगा। उसी तरह दोबारा सीसीटीवी फुटेज को देखने पर यह बात पता चलती है कि होटल के अंदर आते वक्त अब्बास ने अपना चेहरा छुपा कर आया और दिखने में ऐसा लगता है कि कन्नन ने ही अब्बास को अपने साथ ले आया, जिसका मतलब कन्नन और अब्बास ने मिलकर ये प्लान किया कि ये दोनों अंबिका के गोल्ड को चुरा लेंगे। लेकिन अब्बास ने कन्नन को मारकर सारा सोना चुराकर भाग गया। इस तरह से जयंत और उसकी टीम सोचते हुए मुत्तू पर भी शक करने लगते हैं, क्योंकि मुत्तू भी कन्नन का बेस्ट फ्रेंड है। हो सकता है कन्नन का प्लान मुत्तू को पता हो। मुत्तू इस बात से साफ मना कर देता है कि इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। उसी वक्त जयंत के टीम मेंबर को अब्बास का घर का एड्रेस पता चल जाता है। जब वो सारे लोग वहाँ पर जाते हैं तो अब्बास के घर में कन्नन की बैग होती है, लेकिन सोना उसमें मौजूद नहीं होता। तो जयंत अब्बास की वाइफ से अब्बास के बारे में पूछने लगता है, लेकिन अब्बास की वाइफ अब्बास के बारे में जानते हुए भी जयंत को कुछ भी नहीं बताती। जयंत कहने लगता है कि काश अब्बास भी तुम्हारे जैसा लॉयल होता। क्या तुमको पता है तुम्हारा पति एक और लड़की के साथ मिलकर श्रीलंका जाने वाला था। जब हमने अब्बास की कॉल हिस्ट्री चेक की तो अब्बास रेगुलरली एक लड़की को फोन किया करता था। यह सुनने के बाद अब्बास की वाइफ पहचान लेती है, क्या वो सारिका है? जयंत कहने लगता है सही पकड़े। सो अब्बास की वाइफ को गुस्सा आकर जयंत के सामने ही अब्बास को कॉल करके उसका एड्रेस पूछने लगती है कि कहाँ पर है, तुमको देखना है। तो अब्बास पास ही के एक थिएटर में आने के लिए कहता है। उसके बाद जयंत की टीम उस थिएटर के पास पहुंचकर एक पक्का प्लानिंग के साथ अब्बास को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब्बास जयंत के हाथ नहीं आता। फाइनली मुत्तू अब्बास को मार पीट कर उसे पकड़ लेता है। बाद में अब्बास अपनी सारी कहानी जयंत को बताने लगता है कि मैं, कन्नन और अरुल एक साथ पढ़ा करते थे। थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद हम लोग अपने अपने बिजनेस में लग गए। रिसेंटली मैं बहुत कर्जे में डूब गया था। मैंने कन्नन से मुलाकात करके अपनी सारी परेशानी कन्नन को बताई। कन्नन ने मुझसे एक प्लान बताया। मैं बस कन्नन की प्लान को फॉलो कर रहा था। उस दिन कन्नन के कहने पर ही मैं कन्नन को फॉलो करते हुए मुंबई पहुंचा। रूम में जाने के बाद कन्नन के हाथ को जख्मी कर उसको एक चेयर से बांध दिया, लेकिन लूज, ताकि थोड़ी देर बाद कन्नन खुद अपने हाथ खोल सके। मतलब ये दोनों ऐसा दिखाना चाहते थे कि कोई अनजान बंदा आकर कन्नन को वार करके इसके पास से सारा सोना चुराकर भाग गया। इसलिए कन्नन ने अपने बेस्ट फ्रेंड अब्बास को सेलेक्ट किया। अब्बास कहने लगता है कि वापस आने के बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। उसके बाद जयंत सोचने लगता है कि अब्बास रूम से बाहर जाने के बाद कोई भी बंदा कन्नन के रूम में नहीं आया और ना ही कन्नन बाहर गया, लेकिन कन्नन का खून स्विच बोर्ड पर और सीलिंग फैन पर मौजूद है। आखिरकार कन्नन का खून उतने ऊपर तक कैसे पहुंचा, जिसका मतलब कन्नन का मर्डर नहीं बल्कि कन्नन ने सुसाइड किया। एक्चुअली कन्नन बहुत कर्जे में डूबा हुआ था,
इतना डूब गया था कि ये अपनी प्रॉपर्टीज बेचकर उन कर्जों को चुका पाता, लेकिन इससे इसकी सारी फैमिली रोड पर आ जाएगी। सो कन्नन अपनी फैमिली की केयरिंग करते हुए अब्बास के साथ मिलकर ये प्लान किया। सो कन्नन मरने के बाद अब्बास उस सोने को बेचकर थोड़ा पैसा कीर्ति को देने वाला था। यह सुनने के बाद मुत्तू कहने लगता है कि कन्नन क्यों आत्महत्या करेगा, आप लोग ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं की, हम दूसरे ऑफिसर से इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे। खैर जो भी हो, जयंत की टीम अरुल को रिलीज कर देती है। अरुल कीर्ति के पास आकर वो भगवान की लॉकेट कीर्ति को देता है। मतलब मुंबई जाने से पहले कन्नन ने अरुल से मुलाकात करके ये लॉकेट दिया और इसी तरह कीर्ति को माफ करने के लिए भी कहता है, लेकिन कीर्ति इस भगवान की लॉकेट को मंदिर के एक हुंडी में डाल देती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।